नमस्कार साथियों। कल्पना कीजिए वर्ष 2043 का उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला हो। जहाँ गांव का छात्र एआई, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस की पढ़ाई कर रहा हो। जहाँ उत्तराखंड के विश्वविद्यालय केवल डिग्री नहीं बल्कि इनोवेशन और रिसर्च के केंद्र बन चुके हों। जहाँ युवाओं को रोजगार के लिए राज्य छोड़ने की मजबूरी ना हो। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमें उस भविष्य के लिए तैयार कर रही है? क्या आज का उत्तराखंड भविष्य की नौकरी के लिए अपने युवाओं को तैयार कर रहा है, या हम अभी भी 20वीं सदी की शिक्षा से 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं? आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम बात करेंगे एजुकेशन एंड स्किल रेवोल्यूशन पर, क्योंकि विकसित उत्तराखंड की सबसे मजबूत नींव है शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर युवा। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966, उत्तराखंड के भविष्य पर विचार, संवाद और समाधान का मंच। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के विकास विषयों के जानकार और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, और आपने इस विषय पे चर्चा के लिए बुलाया, थैंक यू जी। रावत जी, सबसे पहले मूल प्रश्न, क्या आज उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था भविष्य की जरूरतों के अनुसार युवाओं को तैयार कर रही है? प्रश्न आपका सही है। सर्वप्रथम मैं आपको अपने बारे में जरा सा ये बता दूं कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। और आप हैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से। मैं नौला ग्राम पंचायत, भिक्कियासैंण तहसील और स्टेट हाईवे 12 रामनगर टू बद्रीनाथ वाले में, मतलब भिक्कियासैंण से 6 किलोमीटर की दूरी आगे को मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये हमारी बातें हो रही है। जो प्रश्न आपने किया है, कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आपने आगे के एक विजन के बारे में बात किया है। 2043 के विजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें स्कूल हमारे बड़े हैं, शिक्षा का विस्तार भी हुआ है, कॉलेज भी बड़े हैं, विश्वविद्यालय भी बड़े हैं, यूनिवर्सिटीज जो है नई नई यूनिवर्सिटियां खुली हैं। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटियां देहरादून में खुली हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां। गवर्नमेंट की तो यूनिवर्सिटियां जो जहाँ खुलनी है वो गवर्नमेंट की होती है, दूर दराज में गवर्नमेंट ही खोलती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जनरली प्रोफेशनल टाइप की होती हैं और उसमें अपने उनको माइनस प्लस दोनों चीजें, प्रॉफिट वगैरह सब देखना होता है। तो हम किस टाइप की शिक्षा दे रहे हैं? चुनौतियां बहुत जबरदस्त है। आज हमें शिक्षा चाहिए रोजगार की। रोजगार यानी कैसे मिले? जनरली देखिए, जो हमारे डेवलप स्टेट है वो यही मानते हैं कि उनके यहाँ पैटर्न यही चलता है, जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो और उससे पहले आपको ऑफर मिल जाए। जैसे आजकल प्लेसमेंट के लिए आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम और भी जो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ये ऑफर मिल जाता है। वहां पे एक समझ लीजिए, जैसे आपको एडमिशन मिला तो आपको पक्का है कि 4 साल 5 साल की जो आपकी स्टडी है उसके बाद आपको जॉब मिलना ही है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आज जो हमारे उत्तराखंड में ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, और हम लोग बाकी उत्तराखंड को 2 पार्ट में हमने देखा है कि 2 पार्ट में हम एनालिसिस करते हैं जनरली। पहाड़ के जो 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें डिग्री के सेंटर तो बने हुए हैं। डिग्री सेंटर में इसलिए कह रहा हूँ विश्वविद्यालय, तो वो सिर्फ डिग्री मिल रही है, लेकिन जो उद्योग है यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उनमें किस टाइप का काम चलेगा। देखिए 2043 का एक हुआ है, एक उसका जो मूवमेंट है विकसित भारत एट द रेट 2047 का मूवमेंट है, तो उसके अंतर्गत हम 2043 का एक सशक्त उत्तराखंड को बनाना है। तो उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ी बात है। तो उद्योग किस टाइप से डिमांड, उद्योगों में डिमांड कैसी चल रही है। अब ये तो नहीं कि पुराने स्टाइल के जो काम चल रहे हैं उससे आपकी जो
यानी एजुकेशन से जो यानी बच्चे निकल रहे हैं वो स्किल्ड है कि नहीं है, ये बहुत सारी बातें हैं। यानी कौशल स्किल्ड वाला जो मामला है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से मिनिस्ट्री भी इसी बारे में बनाई है। तो यानी कि समय के जो उद्योग की डिमांड है, अब उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ रही हैं, तो उनमें हम क्या फुलफिल कर पाएंगे? क्या वो जो डिग्री हमको मिली है उस डिग्री से वहां जॉब मिल जाएगी? तो ये बात सोचनी पड़ेगी, और ये शायद हम अभी वो चीज अभी पर्याप्त नहीं है। जी साथियों, उत्तराखंड में शिक्षा का विस्तार तो हुआ है, स्कूल भी बढ़े हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बढ़े हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी मौजूद है। हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हम रोजगार योग्य कौशल दे रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन उद्योगों और नई अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार कौशल पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर रही है? हाँ या ना में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। रावत जी, 2043 की बात करें तो आने वाले समय में नौकरियों का स्वरूप कैसा होगा? भविष्य की जो नौकरियां हैं पारंपरिक और तकनीकी दोनों का एक मिश्रण होगा। और आज हम 2043 की बात कर रहे हैं, एक नई टाइप की जो हमारी जो नौकरियां हैं एजुकेशन के अनुसार, यानी उस समय की एजुकेशन क्या होगी उस समय की नौकरियां भी ऐसी होंगी। अब एआई सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें पहला एआई सेक्टर ही है। दूसरा डाटा एनालिटिक की पोस्ट है कि, और जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं तो वो एक बहुत जरूरी एक नई पोस्ट आएगी। और साइबर सिक्योरिटी का है, अब देखिए इतना सारा नेट से काम चलेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी का ही आगे का एक एडवांस स्टेज है। तो उसमें साइबर सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है कि कई लीकेज होने की संभावना है, कई कुछ चीजों की होने की संभावना है। इसमें यदि डिटेल से ज्यादा बताएं तो अभी जो भी हम पैटर्न को यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें यूएस की हैं। यूएस चाहे तो इसको कभी भी इसको बंद कर सकता है, तो हमारी वो चीजें नहीं है। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे हमको अपनी टेक्निक अपनानी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी कुछ ही सालों में बहुत तेजी से डेवलप हुआ है ये ड्रोन का। तो कहाँ से, अभी मुझे मालूम है कि कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री में बोला गया था, यानी हम उस समय इमेजिन कर रहे थे कि ड्रोन के लाइसेंस दिए जाएंगे। तो कभी आपको याद है कि रेडियो के लाइसेंस दिए जाते थे, वैसे ड्रोन के लाइसेंस देने की उनकी पॉलिसी आई है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आप देख ही रहे हैं फाइट वगैरह में ये इसका काम काफी आ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नई जो ग्रीन हाउसेस ग्रीन एनर्जी है उनको हमको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा जो टूरिज्म मैनेजमेंट है इस साइड में बहुत सारी जॉब्स आएंगी, वो भी बहुत सारे चेंज आ जाएगा बहुत ज्यादा। वो मैंने कई बार एग्जांपल भी देता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर में अब मान लीजिए लैंग्वेज का एक बात नहीं रहेगा कि आप कोई भी कंट्री का आदमी आ रहा है, उसको चाहे स्पेनिश हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चाइनीज हो, उसको मतलब एक नए जो सिस्टम आ गया मोबाइल में उससे आपको ट्रांसलेट हो जाता है ये। तो टूरिज्म सेक्टर अपना बिजनेस को बढ़ाने का, और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है, यानी नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। और उसमें कुछ क्या होता है कि आप लेह वगैरह लद्दाख में जाते हैं तो वहां पे हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है टूरिस्ट को। तो ये जनरली ये भी चीजें हैं। और टूरिस्ट से अलावा भी जो हमारे यानी पब्लिक है यहाँ पे, उस पब्लिक के लिए हेल्थ केयर, ये देखिए फूड सेक्टर और हेल्थ सेक्टर ये दोनों ही हमेशा जिंदा रहते हैं और आगे काफी तेजी से बढ़ते रहते हैं। उससे अलावा है डिजिटल मार्केटिंग, अब बिजनेस है, सभी चीजों को बिजनेस संभालेगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। आईआईएम के बच्चे, अहमदाबाद आईआईएम के बच्चे करोड़ों का पैकेज लेकर के बाहर चले जाते हैं, तो उसको किसको फायदा होता है? तो ये अमेरिका जैसी कंपनियां या बड़ी जर्मन जैसी कंपनियां ये सारा अपना बेनिफिट वगैरह ले जाती है। ऐसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से डिमांड बनेगी, और इसलिए आज हमें इन टाइप की नौकरियों की तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, तब हम जाके 2043 के विजन डॉक्यूमेंट को हम एक साकार कर सकते हैं। जी।
रावत जी, आज पूरी दुनिया एआई की चर्चा कर रही है। क्या उत्तराखंड के स्कूलों और कॉलेजों में भी एआई को शामिल किया जाना चाहिए? ओम प्रकाश जी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम विजन डॉक्यूमेंट 2043 उत्तराखंड के बारे में जो अपना प्रश्न है, इसी के बारे में जनरली बातें हो रही है। एआई सेक्टर की जब डिस्कशन चल रहा था तो आजकल मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले जब हॉलीवुड की फिल्में हम देखते थे तो मुझे लग रहा है वो 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी आती थी, जो कि यूएस में जारी हो जाती थी। वो कहते हैं यार इसको तो 10 साल पहले जारी किया गया था, तो हम इतने पीछे थे। आज वो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तेजी से पहुंच रही हैं। जो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के बारे में मैं नहीं कह सकता। जो हमारे डेवलप स्टेट है, मैं जनरली कंपैरिजन इसीलिए करता हूं कि हम लोग उस वे की तरफ बढ़े, उस रास्ते की तरफ। तो उन्होंने जो ये बड़े स्टेट है, धनाढ़ स्टेट है हमारे, उन्होंने अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटियां डिक्लेयर कर दी हैं। जैसे तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनमें सब जगह नई नई यूनिवर्सिटियां बनने की ओर है। और जो प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो भी एआई के बारे में बात कर रही है। अभी मैंने देखा था शायद गोरखपुर यूनिवर्सिटी है या लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कुछ वहां भी एक नई यूनिवर्सिटी खुलने की बात हुई है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो 2 साल पहले की बात है, ये डेढ़ या 2 साल करीब हो गया है। तो दुनिया में ये सारी चर्चा हो रही है। और आज हम उत्तराखंड वाले, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मैं पिछले भी 10-12 दिन में दिल्ली में रहा हूँ। तो दिल्ली का तो अलग चीज है, मैं वहां भी बच्चों से पूछता था अपनी सोसाइटी में कि एआई के बारे में बताइए। और यहाँ मैं राह चलते हुए जो भी बच्चा मुझे मिलता है उससे मैं एआई के बारे में पूछता हूँ। वो एआई के बारे में ये तो कहता है कि मुझे कुछ नॉलेज है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बताता है, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं बताता कि भाई कैसे आप वो बोलोगे, कैसे आप किस तरह से उसकी मतलब उसको यूज करोगे। मैंने कहा आपको फिल्में देखते हो, कैसे देखते हो, एआई से कुछ पूछते हो आप कि किस टाइप की फिल्में देखनी चाहिए, किस टाइप का क्या होना चाहिए, उससे उसके बारे में। अभी उत्तराखंड काफी, खास तौर पे पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत पीछे चल रहे। इनमें बच्चों को नॉलेज है, बच्चों को नॉलेज गूगल से, जेमिनाई से, और भी जो प्लेटफॉर्म आए हैं यूट्यूब से, इनसे काफी कुछ पता चल रहा है। तो लेकिन वो पॉजिटिव साइड की ओर है कि नहीं है। गवर्नमेंट इस ओर क्या कर रही है? गवर्नमेंट एक उत्तराखंड की गवर्नमेंट तो एक देहरादून तक सिमटी हुई है उसके बारे में। और नहीं तो खास तौर पे हमारा जो उत्तराखंड स्टेट है वो तो एक स्विट्जरलैंड की तरह एक डेवलप हो सकता है बहुत। अब उसको कॉलेजों में, या मैं कह रहा हूँ सब जगह प्लेटफॉर्म पे, वहां पे उत्तराखंड के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें सब जगह एआई को शामिल करना, भविष्य के विजन डॉक्यूमेंट को साकार करना, तभी साकार हो सकता है। जी साथियों, एआई को केवल तकनीकी विषय नहीं समझना चाहिए। आने वाले वर्षों में एआई हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, कृषि से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। इसलिए छात्रों को एआई की बुनियादी समझ अवश्य होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि उत्तराखंड का युवा भविष्य की तकनीकी में अग्रणी बने, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर साझा करें। रावत जी, आज कई युवा डिग्री लेकर भी रोजगार नहीं पा रहे, इसका समाधान क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विज्ञान भवन में या कहीं एक वो हुई थी ये, खैर मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी मई में, तो जून या जुलाई में ये पॉलिसी बन गई थी। और उसके बाद ही नई मिनिस्ट्री बनी है स्किल डेवलपमेंट। उसके बारे में हम एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो स्किल डेवलपमेंट यानी स्किल सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जब कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री बनती है तो उसमें पूरे कंट्री के लिए होती है। कंट्री सॉरी, कंट्री का मीनिंग है कि पूरे भारत में जो भी स्टेट हैं, जो भी हैं, अब जो बड़े स्टेट हैं, जो रिच स्टेट हैं, वो उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अब होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसमें स्किल्ड लोग चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उद्योग मंत्रालय में मैं जब कार्यरत था, खासतौर पे डीपीआईटी डीआईपीपी होता था, तो वहां पे एक संस्थान है जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वो है पैकेजिंग के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम है उनका। यानी 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का डिप्लोमा है, उसमें बीएससी का डिग्री दी जाती है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। वो कैसे
कि यानी आपने पार्ले जी का भी एक बिस्किट बनाना है तो उसकी पैकेजिंग बड़ी सुंदर होनी चाहिए। तो उसमें एक डिप्लोमा होता है बकायदा, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसकी एक चीजें बतानी होती है, आप क्या क्या चीजें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या क्या चीजें करके। पैकेजिंग आजकल के टाइम में बहुत बड़ी चीज है। स्किल डेवलपमेंट के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब स्किल्ड लोग, जैसे स्किल्ड सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे डेवलप करेगी, मतलब कर रही है। उन्होंने 2014 से इस और काफी मिनिस्ट्री ने पॉलिसी बनाई है, और आजकल उसी हिसाब से युवाओं को जो यानी उनकी ट्रेनिंग है, और ये जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं, ये उसको हर स्टेट में अब ये कि उत्तराखंड में कहां पर है, किस तरह से है, ये एक खोजने का विषय है। ये भी एआई आपको बता देगा। एआई से हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो युवाओं को क्या है कि प्रशिक्षण, यानी उन्हीं सेंटरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो तब जाकर के आप उस जो इंडस्ट्री के उसको पूरा कर सकते हैं डिमांड को। यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट को उसको बाजार में उतारने से पहले, यानी वो बहुत सारी चीजें, उसकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको चाहिए वैसे कामगार, काम करने वाले। अब ये जो मामले हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, चाहे कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर है, सब में वो पैकेजिंग को मैंने इसलिए जोड़ा है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लास्ट में पैकेजिंग के ऊपर आया था, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपका एक पार्ले जी का प्रोडक्ट हो, चाहे आपका डाबर का हो, चाहे आपके कोई बड़ी मशीन बनाई हो आपने, उसकी भी पैकेजिंग होती है। सीमेंट के फैक्ट्री से निकला हुआ, उसमें भी सब कुछ बताया जाता है कि इसमें सीमेंट की मात्रा कैसी है, किस टाइप से है। तो अलग अलग क्वालिटी के, कोई कहता है कि जिप्सम का लीजिए, कोई कहता है कि वो अलग अलग जो नाम है, उसमें हमें स्पेशल किसी और नाम से नहीं जाना है। तो बहुत सारे नाम, कोई जेके सीमेंट है, कोई फलाना सीमेंट है, वो सीमेंट है। तो उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजें बताई जाती है कि किसमें क्या है करके। तो ये स्किल लोग, स्किल सेंटरों में इस टाइप की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और तभी जाके, क्योंकि इंडस्ट्री में उनको मैन्युफैक्चरिंग के साथ बेनिफिट लेना है। ऐसा नहीं है कि वो कोई घाटे वाला काम करेंगे, वो नहीं करना। तो उनको चाहिए स्किल्ड लोग। स्किल्ड लोग कहां से मिलेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर हैं वो हर जगह, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस टाइप के होने चाहिए सेंटर, तभी हम उस डिमांड को, इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। जी रावत जी, उत्तराखंड में रिसर्च और इनोवेशन की अक्सर कम चर्चा होती है, क्या यह भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको एक आपका प्रश्न बहुत उचित है, और विजन डॉक्यूमेंट 2043 का जो उत्तराखंड का विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अंतर्गत फिट बैठता है। मैं एचएमटी की बात आपको बता दूं, कई बार शायद मैंने बताई भी हो, या किसी को पता ना हो, नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उनको बता दूं। 2000 नहीं, राजीव गांधी का रिजिम था। राजीव गांधी देन प्राइम मिनिस्टर, शायद 91 में तो उनका वो हो गया था। और उससे पहले की बात मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी एचएमटी की, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है, और एचएमटी की घड़ियां बहुत बिकती थी, समझ गए ना। तो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये कहा गया था कि एक मैसेज आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आप हैवी इंडस्ट्री की बात थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो मैं उसी मिनिस्ट्री में था उस समय। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये चाहते हैं कि एचएमटी जो है आने वाले टाइम के लिए कंप्यूटर पे रिसर्च करे और कंप्यूटर बनाने की बात करे। तो वहां जब ये बात चली तो सीएमडी साहब ने बोला कि हमारी तो घड़ियां बहुत अच्छी बिक रही है, टर्नओवर बहुत अच्छा है, ठीक है। उन्होंने कहा हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है, बाद में डिसीजन लिया गया नहीं। तो वो कंपनी, जो कंप्यूटर जब आया, कंप्यूटर आने के बाद 95 में सिस्टम, डीबीएस सिस्टम चलता था, उससे हमने भी उसमें काम किया। वो धीरे धीरे क्या आगे बढ़ते गए, और जो घड़ियों में, यानी मोबाइल में ही, जब मोबाइल 2006 या 7 में 3-4 से आना स्टार्ट हो गया था, उसी में घड़ी आ गई टाइम। आजकल आपको घड़ियों की बहुत कम नजर आती है, कुछ लोग पहनते भी हैं। तो 2016 में वो कंपनी वाइंड अप स्टाइल में, यानी बंद होने की कगार पे पहुंच गई। और तकरीबन ये रानीबाग काठगोदाम के पास में एचएमटी का एक कारखाना स्थापित किया गया था, लेकिन वो
जब स्टार्ट होने के कुछ ही साल बाद वो भी बंद हो गया। 2018 में वो कंपनी पूर्णतः पूरी तरह बंद हो गई, सरकारी कंपनी। तो उन्होंने उसको रिसर्च एंड इनोवेटिव उसमें नहीं गए। अब देखिए R&D कौन करता है? BHEL का R&D बहुत बढ़िया है, वो अभी भी सर्वाइव कर रही है अलग अलग टाइप से। ONGC का है, ये जो महारत्न कंपनी है। उसके बाद आपको मैं मारुति का भी बता देता हूँ। मारुति ने अपने को, सुजुकी ने अपने शेयर ज्यादा करके बाहर हो गए प्राइवेट सेक्टर, और रिसर्च करते रहे लगातार, और हाई मतलब अलग अलग टाइप की। अब वो इसमें जा रहे हैं कि ग्रीन वाली में जा रहे हैं, तो अब वो उसमें भी सस्ते। अभी बता रहे हैं कि वैगन आर जो है उनकी एक शायद बड़ी वाली गाड़ी 10 लाख के आसपास की है, जो ग्रीन उसमें जा रही है, ग्रीन एनर्जी में। तो ये अभी उनकी जो वैगन आर गाड़ी है, वो गाड़ी करीब करीब 8 लाख के आसपास की आ गई। ये है उसकी डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड, यानी पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक कहती है कि हम 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम 8 लाख या 5 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। तो उन्होंने उसको R&D करके उसको 8 लाख में ले आए, 8 लाख से 5 लाख में भी ले आएंगे। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में पर्वतीय जो एरिया है खास तौर पे, तो नीचे पंतनगर, पंतनगर जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, और हरिद्वार है, और क्या नाम है, देहरादून है, इनमें तो फैक्ट्री जो भी लगेंगी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के बारे में खास तौर पे उनमें इस टाइप की फैक्ट्री नहीं लग सकती, तो उनके लिए रिसर्च करने की जरूरत है। हमने बोला कि भाई आप कॉपर के प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाइए, कॉपर एक बहुत मात्रा में अवेलेबल है, और एक खड़िया की प्रोसेस की लग सकती है, और सोने के जो रिफाइनरी लग सकती है, सोने का भी कुछ मात्रा में है। ऐसे करके कई चीजें अभी बोला कि व्हाइट सोना मिलेगा, वो उसी स्टोन को बोला गया है, यानी खड़िया को बोला गया। तो अब जल संसाधन के हैं, अब प्यूरिफायर का प्लांट यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता? रिसर्च कभी नहीं किया गया। तो यहाँ तो पानी हर चीज में साफ पानी है, शुद्ध पानी है। आप नीचे वहां पे दिल्ली में बहुत सारे प्यूरिफायर प्लांट लगा रखे हैं उन्होंने, वो पानी कहाँ नीचे से भूजल से आ रहा है, और कितना गंदा पानी है वो, फिर उसको कैसे साफ किया? यहाँ तो मुझे लग रहा है इतना साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो प्यूरिफायर प्लांट बहुत अच्छा। अब वो उसके लिए, और फिर आपदा का है, यानी जो मैनेजमेंट है हर चीज का है। हिमालयी पर्यावरण पे, एनवायरमेंट की दृष्टि से आप वहां पे किस तरह से कैसी छेड़खानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे इस पे हमको रिसर्च पे काम करना पड़ेगा, तब हम आगे उत्तराखंड को ले जा सकते हैं। जी साथियों, जो राज्य रिसर्च में निवेश करते हैं वही राज्य भविष्य में भी नेतृत्व करते हैं। हमें ऐसे रिसर्च सेंटर चाहिए जो पर्वतीय कृषि, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, हिमालय पर्यावरण पर काम करें। साथियों, क्या आपके जिले में भी युवाओं के लिए पर्याप्त कौशल विकास और प्रशिक्षण के अवसर हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। रावत जी, अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा और रोजगार के बीच दूरी है, इसे कैसे कम किया जाए? बिल्कुल, आपका ये प्रश्न और भी उचित है। देखिए, हम बात आ गए कि भाई बात आ गई है बिल्कुल सही स्थान पे, कि आप जो एजुकेशन है, एजुकेशन तो हमने ले ली, अब हमें इंडस्ट्री में जाना है, यानी कि इंडस्ट्री के लिए हम कैसे यूजफुल होंगे। तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कैसे है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी टाइम में IIT में, जितने भी IIT दिल्ली की बात बता देता हूँ, यहाँ पे करीब करीब शायद सीटें थी, कुछ 1000 करीब सीट थी। ये थी बीटेक इन पॉलीमर, जो प्लास्टिक उद्योग के बारे में थी, वो बीटेक करवाया जाता था। तो बाद में पता चला कि करीब करीब 10,000 सीटें या कुछ ऐसी सीटें खाली रही। उसका कुछ कारण था। कारण ये था कि प्लास्टिक इंडस्ट्री पे एक किस्म से बैन लगाने की भी बात कही गई थी, क्योंकि वो सिंगल प्लास्टिक यूज था, या कई पॉलिसी आई है उसमें कि ये प्लास्टिक बहुत खराब हो रहा है, इसको कैसे वो किया जाए। तो उन्होंने बोला, और प्लास्टिक एक दाना होता था, यानी प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें आ गई थी। यानी आप छोटा जग से लेकर के कई चीजें ऐसी ऐसी आ गई। आप दूध की पैकिंग भी उसमें आती है, कई चीजें आती हैं। तो सिंगल यूज वगैरह का जो प्लास्टिक होता है, तो उस टाइप से प्रोग्राम को डिसाइड किया गया था। तो बाद में पता चला
कि आईआईटी में यदि आपको बीटेक इन पॉलीमर में मिलता है तो आप मत लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में उसके इंस्टीट्यूट की वैल्यू खत्म होती जा रही थी। उसमें धीरे धीरे प्लास्टिक इंडस्ट्री को एक डेथ की ओर जा रही थी। तो उसमें जो पढ़ा बच्चा है उसको जॉब मिलने कम हो गया था, क्योंकि दूसरा एक मशीनी युग भी आ गया था और तेजी से सब चीजें आसानी से बढ़ रही थी। तो वो डिमांड कैसे कैसे होती है, तो वैसे टाइमली कोर्स को डिजाइन किया जाता है। तो उसी हिसाब से सोचा जाता है कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, यदि आपका ये प्रोग्राम लंबा हो जाता नहीं तो मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। देखिए, बच्चा जब निकलता है तो क्या है कि हमने भी, हमारे बेटे ने भी किया है, तो हर साल एक ट्रेनिंग होती है, यानी आपको समर कैंप लगाया जाता है। यानी 1 महीने की या 1.5 महीने की या 15 दिन की जो भी छुट्टियां मिलती हैं, वहां पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर सिस्टम के बाद आपको बोला जाता है कि कहीं आप समर ट्रेनिंग कीजिए, समर इंटर्नशिप कीजिए। और अप्रेंटिसशिप तब होता है जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो छोटे छोटे कोर्सेज के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उसको ये बताया जाता है कि आपने जो पढ़ा है उसको वहां जाके अप्रेंटिस, यानी उनको मान लिया जाता है कि आपने, टाटा ने बोला कि वहां से डिप्लोमा करके जो बच्चे, और सीधा टाटा ने बुला लिया, तो वहां से वो सर्टिफिकेट दे देंगे। आने वाले टाइम में आप कहीं और अच्छी जगह भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको ये नहीं कि टाटा ही ज्वाइन करना है, और भी कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस कम होना। फिर दूसरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स डिजाइन किए, चाहे डिप्लोमा वाले हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री वाले हैं, चाहे बैचलर डिग्री वाले हैं, चाहे स्पेशलाइजेशन के कोर्स हैं, जो भी हैं, उनमें प्रैक्टिकल का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल तो, और उसके बाद एक न्यू स्टार्टअप की जो बात होती है कि स्टार्टअप का जो किस टाइप से स्टार्ट होगा, जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन जो आपने बोला है वर्ड, ये देखिए स्टार्टअप है क्या, पहले तो ये आपको ध्यान दीजिए। मिनिस्ट्री जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री, मैं उसका बार बार एग्जांपल इसलिए भी देता हूँ, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे इस टाइप के डिवीजन थे, अवेलेबल थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी आए थे, तो उन्होंने ये स्टार्टअप का एक डिवीजन स्टार्ट किया था। तो मुझे अच्छे से याद है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब उन्होंने कहा हमें ये स्टार्टअप का एक डिवीजन का काम भी और मिला है, तो उसमें क्या था करके, हालांकि वो दूसरा डिवीजन था। तो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने सुना एक बारी, तो विज्ञान भवन में थी या कहाँ थी वो वाली बातें, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टअप का मीनिंग है, स्टार्टअप यानी स्टैंड अप, यानी आप स्टार्टअप यानी उसको, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए, और स्टैंड अप यानी आप अपने पांव पे खड़े हो जाइए, यानी एक रोजगार के साथ साथ आप, यानी लगातार तरक्की होती रही। तो इस टाइप के, तो उसके बारे में एक एग्जांपल और देता हूं। जो आईएम अहमदाबाद है और बेंगलोर के बारे में खासतौर पर बोला जाता है कि वहां पर वहां के जो प्रोफेसर थी, मैडम मुझे याद है, प्रोफेसर राधा रेड्डी, कुछ ऐसा नाम था उनका, मिसेस रेड्डी। तो उन्होंने विज्ञान भवन में एक लेक्चर भी दिया था, वो वहां पे हम लोगों ने भी सुना उनके बारे में। उन्होंने फूड ग्रेन के बारे में बोला गया था कि ये स्टार्टअप जो है ना, इंजीनियरिंग के नहीं है, हर सेक्टर के स्टार्टअप होंगे। तो आगे की एक उम्मीद जताई जाती है, जैसे हम विजन 2043 के डॉक्यूमेंट का ये बारे में आप बता रहे हैं, तो आज वो कह रहे हैं यार ये 18 साल के बाद आप बता रहे हो, एक नई चीज चर्चा है। तो स्टार्टअप जो होगा, यानी आईएम बेंगलोर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा बात है। उन्होंने कहा कि आज भी बोला जाता है, यदि आप कहीं अच्छी जगह, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास डिग्री है और आप चाहते हैं कि स्टार्टअप किया जाए, अब आपके पास पूंजी नहीं है, तो पूंजी, वो ये बताते हैं कि पूंजी आपको कहां से मिलेगी और क्या आपको वर्कर चाहिए, आपको एक कंपनी बनानी है। स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप यानी बहुत सारे, आपने देखा होगा एयरोस्पेस साइड में अभी जो सैटेलाइट वाले, आपने बोला कि डीआरडीओ वालों ने बहुत सारे साइंटिस्ट वहां ज्वाइन कर लिए, और इसरो से छोड़ के चले गए 100 साइंटिस्ट। वो उन्होंने एक नया स्टार्टअप बनाया, उनमें एक मिस्टर चांदना जी हैं, उन्होंने अभी अनिल अग्रवाल जो वेदांता के चेयरमैन है, उन्होंने उनके साथ मिल करके अब वो एक कंपनी जो एयरोस्पेस की है, स्काई रूट कंपनी, जो कि सैटेलाइट छोड़ेगी ऊपर, वो भी एक स्टार्टअप है। 400 स्टार्टअप जो है स्पेस सेक्टर की ओर रजिस्टर्ड हुए हैं, और भी हैं बहुत सारे।
तो वो स्टार्टअप यही है कि स्टार्टअप आगे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको आईएम की डिग्री लेनी है, आपको ऐसी डिग्री, आप सिंपल एक डिप्लोमा करके वो डिग्री भी ले करके आगे और अच्छा जो भी आपको ट्रेनिंग वगैरह लेनी है उससे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 2-4 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। यानी आप खुद रोजगार ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। तो मिस्टर चांदना ये जो थे, जो उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की, वो पहले खुद नौकरी करते थे स्पेस में, ठीक है। अब उन्होंने, उनके दिमाग में कैसे आया, क्या आया, कितने लोग कैसे मिले, 4 कंपनियां काम कर रही हैं। उससे जो अमेरिका है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट की आंखें, मतलब उसके आगे का भविष्य डार्क लग रहा है उसको, ये अमेरिका को। मतलब ये कई चीजें होने जा रही हैं, आप उसमें गहराई में जाएंगे तो स्टार्टअप उसी को है। अब हम जैसे कह रहे हैं अप्रेंटिस है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, स्टार्टअप है, ये सारी चीजें, समर कैंप लगते हैं, बहुत सारी चीजें, सदुपयोग उस चीज का होना चाहिए। अब ये सारी हिस्सा बनेगा, और कैसे बनेगा। अब हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने बोला कि आप यहाँ पे समर में छुट्टी मत कीजिए, यानी जितना भी हमारा टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ जो है 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप समर कैंप लगाइए। समर में छुट्टी मत कीजिए, स्कूल कॉलेज सब खुले यहाँ पर, तो ताकि आईआईटी आईएम के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आ सके उस समय, क्योंकि उनकी वहां पे प्लेन्स में गर्मियों में छुट्टी होती है और यहाँ पे स्कूल खुले। नैनीताल में और कुछ ऐसी ठंडी जगहों में ये ऐसा होता है। वहां पे क्या है कि जो विंटर में स्कूल बंद हो जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत पड़ जाती है, और समर में खुलते हैं, समर में खुले रहते हैं 2 महीने के। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत जगह समर कैंप लग सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टूरिज्म सेक्टर को हम बहुत सारी चीजों से जोड़ सकते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए मैं एडिशनल आपको ये बता रहा था। ये मैंने सारे आपकी डिटेल बताई है, ये शिक्षा का हिस्सा है, एक पार्ट है, तभी जाके आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। जी रावत जी, क्या भविष्य में उत्तराखंड स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बन सकता है? हाँ बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल बन सकता है। वहां तो देखिए, यहाँ तो 12th के बाद करने के बाद बच्चे जनरली बाहर चले जाते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए इस बारे में भी चर्चा होती रहती है। और जनरली हमारे जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में अपने कैंपस और भी खोलें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि यार आपके पास यहाँ पे पब्लिक नहीं है इसलिए हम नहीं खोल रहे। एक बहुत बड़ी प्लानिंग कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 10 साल में 1 करोड़ आदमी वापस आएगा, तो इसकी कुछ रूपरेखा तो बनाइए। आज की स्थिति तो मत सोचिए। तो क्या है कि एक हर यूनिवर्सिटी में, हर सेंटर में, यानी उद्यमिता, यानी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनाया जाए, कैसे हम आगे स्किल्ड बने और कैसे अपना बिजनेस करें, तो इस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे जो सिस्टम है, यानी इनोवेटिव यानी इनोवेशन के जो हब, यानी खोज संसार, यानी हमें यानी डिस्कवर करना है, यानी खोज करनी है कि किस टाइप से आगे। और स्टार्टअप जो सपोर्ट है वो एक सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि स्टार्टअप मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट का तो स्टार्टअप शायद बहुत कम है, और जनरली वही जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी के आईआईटी आईआईएम के बच्चे वही स्टार्टअप की ओर ज्यादा सोचते हैं। तो एक पर्वतीय क्षेत्र हमारा उसके एनवायरमेंटल एंगल से भी बहुत बढ़िया है, और ठंडा प्रदेश है। आपको मैं बता दूं, हमें एसी की जरूरत नहीं है। आप वहां पे एसी लगा के बैठे हैं एसी, बगैर एसी के आप रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको यदि बाहर आप बैठते हैं तो ओरिजिनल एसी है चल रहा है, एनवायरमेंट वाला एसी और अंदर हमें सिंपल एक पंखे में भी ठंडा महसूस हो रहा है, इसमें भी आप सूट पहन। तो एक सोचने वाली बात है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल ये सिस्टम के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। उनको एक प्राइवेट सेक्टर वालों को अट्रैक्टिव करने के लिए सेमिनार्स वगैरह ये पर्वतीय क्षेत्रों में करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो देहरादून और उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ही वो करके इतनी कर ली, उसके बारे में सोच बनानी पड़ेगी। जी रावत जी, यदि आपको 2043 तक का रोड मैप बनाना हो तो आप क्या सुझाव देंगे? ओम प्रकाश जी, ये बहुत बढ़िया आपने रोड मैप देखिए, थिंक जो हो रही है, सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 की है।
उससे पहले सशक्त बनना है। तो कई बार हम इसी विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। 2026 से 30 तक का जो आपने ये मतलब ये पूछा है कि कैसे होगा, हम इसको ना 3-4 उसमें वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, कि डिवीजन कर सकते हैं। तो उसमें हम मान लें कि 2026 से 30 के बीच में हम अभी कुछ नहीं है, तो हम अभी से स्टार्ट कर दें डिजिटल शिक्षा का विस्तार। ये कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये होना ही चाहिए। रिमोट एरिया में वो कहीं भी एजुकेशन उसको बच्चे को मिले। स्मार्ट क्लास अब ब्रॉडबैंड से पंचायतों को जोड़ने की बात हो रही है, तो वहां पे स्कूलों को तो जोड़ा ही जाएगा। वो तो शायद मुझे लगता है बहुत पहले ही कंप्यूटर लैब वगैरह बन चुकी है, कुछ बनी है, यानी ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखने पर। उसके बाद है कौशल विकास कार्यक्रम, यानी स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम है उनको, यानी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग यही होनी चाहिए। ये मेरा मेन। जो 2030 से 35 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी है उसके जो संस्थान है, मैंने कहा आप एआईए वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बनाई। बहुत सारे स्टेटों ने इसकी ओर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बताइए एआई से रिलेटेड। उसमें सब एआई से रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री पढ़ाएं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाएं, चाहे साइंस पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, सब एआई से होगा। मेडिकल का भी लाइन एआई से। और उद्योग आधारित प्रशिक्षण, यानी आपको इंडस्ट्री को क्या चाहिए उस पे बड़ा जोर देना पड़ेगा। ये 30 से 35 का आपको। उसके बाद है 35 से 40 का। 35 से 40 में रिसर्च बहुत जरूरी है, तभी हम आगे 43 में इसको पूरा कर पाएंगे। इनोवेशन जो सेंटर हैं वो बनाने पड़ेंगे रिसर्च के। R&D जिसका नहीं है वो संस्थान खत्म हो जाता है, यानी उसकी लंबी सोच होनी चाहिए। ये जो आज यूएस हमसे आगे क्यों है, वो बड़ी लंबी सोच की वजह से। मैंने आपको बताया ना कि स्काई रूट जैसी कंपनियां जो यहाँ 2019 में आई हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्पेस में, वहां 2011 में आ चुकी है यूएस में। तो ये सोचने वाली बात है। फिर दूसरा है स्टार्टअप और इकोसिस्टम, यानी स्टार्टअप का रिसर्च होगा तो स्टार्टअप भी उसका भी सिस्टम बनेगा। 40 और 43 में एक स्किल जो कैपिटल है हमारी माउंटेन स्टेट, यानी हम उसको देते हैं कि जैसे छोटे छोटे कंट्री हैं, जो जैसे स्विट्जरलैंड के बारे में बोलते हैं, फिनलैंड है, ये ऐसे ऐसे छोटे, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो ये कंट्रियां हैं इनसे कंपेयर करते हैं, ये कैसे बनेंगे बताइए। इस टाइप से हमारे उत्तराखंड ऐसा बने करके, यानी एक स्किल कैपिटल ऑफ माउंटेन स्टेट के हिसाब से। ये सारे के सारे स्टेट, ये जो मैंने कंट्री आपको गिनाए, ये सारे कंट्री इसी पर्वतीय क्षेत्र से है। उन्होंने इसको मतलब दुर्भाग्य नहीं समझा है, उन्होंने इसी को संवारा है। बहुत सुंदर सुंदर कंट्रियां बनी है, वो छोटी छोटी कंट्रियां हैं, बहुत अच्छी। और कैपिटल इनकम देखिए उनकी बहुत बढ़िया। तो हम भी एक 2043 में हम आने वाले टाइम में हो सकता है टॉप 10 में या टॉप 5 में भी आने की कोशिश करें। जी रावत जी, एक वाक्य में बताइए कि 2043 के विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? जी बिल्कुल सही है। शिक्षित होना, कुशल, आत्मविश्वासी होना और नवाचार करने वाला एक युवा, जो यूथ करेगा तो यूथ ही। तो ये सारी चीजें हो तो बहुत बढ़िया है कि ये चीज से सपना साकार हो सकता है। जी दोस्तों, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भविष्य का उत्तराखंड केवल सड़कों और भवनों से नहीं बनेगा। भविष्य का उत्तराखंड बनेगा ज्ञान से, कौशल से, तकनीकी से और युवाओं की ऊर्जा से। यदि हम आज शिक्षा और कौशल विकास में सही निवेश करते हैं तो 2043 का उत्तराखंड अवसरों का राज्य बन सकता है। दोस्तों, विजन उत्तराखंड 2043 के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप उत्तराखंड के। पलायन कैसे रुकेगा और रोजगार कहां से आएगा? रोजगार मॉडल, स्थानीय उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप उत्तराखंड, वर्क फ्रॉम माउंटेन, महिला उद्यमिता। साथियों, आपकी नज़र में उत्तराखंड के युवाओं के लिए सबसे जरूरी क्या है? बेहतर शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप के अवसर, स्थानीय रोजगार? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे थे उत्तराखंड संवाद 1966।
तो रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े। मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।